नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, दास कॉलेज, बदायूं। आज हम लोग आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख चिंतक, आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ करने वाले प्रथम दार्शनिक निकोलो मैकियावेली के बारे में बात करेंगे। निकोलो मैकियावेली, जिसने कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ किया, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के चिंतन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगर हम उन भागों के ऊपर चर्चा करें तो पहला भाग है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसमें कि प्लेटो, अरस्तु आ जाते हैं। दूसरा मध्ययुग का राजनीतिक चिंतन, जिसमें धर्म और नैतिकता के ऊपर प्रमुख जोर दे करके राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ किया गया और राजनीतिक चिंतन को रचा गया। तीसरा जो फेज़ है, जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आता है, जिसका प्रारंभ करने वाला प्रमुख दार्शनिक जो है वो निकोलो मैकियावेली है। निकोलो मैकियावेली से ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मानी गई। निकोलो मैकियावेली के अगर हम जीवन परिचय पर बात करें तो निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस गणराज्य, जो कि इटली का एक गणराज्य, वहाँ पर हुआ था। और ये इटली का गणराज्य पुनर्जागरण का एक प्रमुख केंद्र हुआ। मैकियावेली को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं, लेकिन जितनी भी उसने साधारण शिक्षा प्राप्त की थी उसके आधार पर उसने फ्लोरेंस गणराज्य में गृह और विदेश विभाग में क्लर्क के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपने कार्य कौशल के बदौलत वो जल्द ही उच्च पदों तक पहुंच गया। इसी विभाग में काम करते हुए उच्च पदों पर पहुंच गया और इस दौरान वो राजदूत के पदों पर कई बार रहा और 23 बार 23 टाइम्स वो राजदूत बनकर यूरोपीय देशों की चर्चा की। और इस दौरान उसने जब यूरोपीय देशों की जो यात्रा की, उस यात्रा के दौरान उसे व्यवहारिक राजनीति का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आगे चलकर हम उसके सिद्धांतों में, उसकी रचनाओं में उसको परिलक्षित होता हुआ देख पाते हैं। 1498 से 1512 तक वो इस सेवा काल में रहा। जब वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो मैकियावेली को वो पद त्यागना पड़ा। मैकियावेली को वहाँ से दूर हटा दिया गया और इस दौरान उसको षड्यंत्र के लिए जेल में भी डाल दिया गया। किसी तरीके से ये मित्रों की मदद के माध्यम से वहाँ से रिहा हुआ, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो आगे सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेगा और उसका बाकी का समय अपने गांव सैन कैशियानो में उसने अंतिम समय तक वहीं पर समय व्यतीत किया और समाज सेवा और लेखन का कार्य करके वहाँ पर उसने समय व्यतीत किया। और 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की आयु में उसका देहांत हुआ। मैकियावेली के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाती कि वो मध्ययुग का शिशु है और आधुनिक युग का पिता है। मध्ययुग का शिशु कहने के पीछे तात्पर्य है कि मैकियावेली ने उसको शुरुआत करने से पहले जिस युग में वो जन्म लेता है, वहाँ का उसने बहुत ही विस्तृत तौर पर और सटीक विश्लेषण किया है। और इतना सटीक विश्लेषण किया है कि कई विचारकों ने उसके बारे में कहा है कि इसने बहुत अच्छी तरीके से मध्य युग को समझने का प्रयास किया और उसकी कमियों को उजागर किया। और आधुनिक युग की शुरुआत मैकियावेली ने की और इस युग का प्रारंभ करने के साथ ही साथ उसने धर्म और राजनीति को अलग करने वाले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो कि एक मध्य युग की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें कि राजनीति के क्षेत्र में धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैकियावेली ने यहाँ पर आकर के धर्म और राजनीति दोनों को पृथक करने का कार्य किया और ये पहला ऐसा विचारक रहा जो कि व्यवहारिक राजनीति के ऊपर अपना दर्शन प्रस्तुत करता है, अपना चिंतन प्रस्तुत करता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसने शासकों के लिए दिशा निर्देश दिए कि शासकों को कैसे सफलता प्राप्त हो अपने शासन को करने में और राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाया जाए। इसके लिए प्रमुख दिशा निर्देश अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण मैकियावेली को काफ़ी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। काफ़ी आलोचनाएं मैकियावेली को इस दौरान सहनी भी पड़ी। अगर उनकी रचनाओं के ऊपर हम प्रकाश डालें तो द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्स ऑफ लिविए और आर्ट ऑफ द वार, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो मैकियावेली के द्वारा रचित की गई। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें हैं जिनको हम देखें। यहाँ पर हम जब बात करेंगे सबसे पहले द प्रिंस के बारे में बात करें, जो कि इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। द प्रिंस कुल 26 अध्यायों में विभक्त है। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली के द्वारा राजनीतिक दर्शन के अंदर एक नई विचारधारा का सूत्रपात
इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि धर्म और राजनीति को उसने पृथक कर करके देखा। इससे पहले जितना भी राजनीतिक चिंतन हुआ है उसमें नैतिकता और धर्म को कहीं न कहीं राजनीतिक दर्शन के अंदर स्थान मिला है। मैकियावेली ने जिस तरीके का दर्शन अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया है उसमें उसने धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, जो कि उसकी एक नई देन राजनीतिक चिंतन के अंदर देखी जाती है। समकालीन परिस्थितियों के ऊपर उसने यथार्थ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया है। जो मध्य युग की जो प्रमुख कमियां थी, जो प्रमुख बुराइयां थी, मैकियावेली ने उनको बहुत ही सटीक तरीके से उनका पर्यवेक्षण किया और उस कमियों को उजागर किया और उसका रेमेडीज़, उसका समाधान भी अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये उसकी एक प्रमुख उपलब्धि है और वो अपने युग के शिशु के रूप में विख्यात हुआ। वैसे तो जो भी चिंतक होता है वो अपने युग का शिशु होता है, लेकिन जितने सटीक तरीके से मैकियावेली ने अपने युग को परिभाषित किया, उसको समझने का प्रयास किया, उतना शायद ही कोई अपने युग को इतने बेहतर तरीके से समझ सका हो जितना मैकियावेली ने अपने युग को समझने का प्रयास किया और बताने का। इस दौरान हम देखते हैं कि जो एक पुनर्जागरण का जो दौर चला था, जिस मध्य युग के दौरान जो धर्म और नैतिकता ने जो स्थान प्राप्त कर लिया था, उस राजनीति को कहीं न कहीं शासन को दूषित करने का काम किया था। तो एक पुनर्जागरण का जो दौर चला था उसका एक प्रमुख केंद्र था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस का निवासी होने के कारण मैकियावेली वहाँ का एक अग्रदूत के रूप में शामिल हुआ। और इस पुनर्जागरण के काल में मध्य युग के जो आदर्श थे उनका धीरे धीरे अंत हो रहा था। इस काल के अंदर हम देखते हैं कि पोप की जो निरंकुश धार्मिक सत्ताएं थी वह नैतिकता से लोगों का विश्वास धीरे धीरे इस लोक में जीवन व्यतीत करने की बात कर रहे थे, परलोक में क्या होगा उसका उनको अब चिंता नहीं थी। जैसे मध्य युग में हम देखते हैं कि मध्य युग के दौरान प्रमुख तौर से इसी बात पर चर्चा होती थी कि उसको कैसे सुधारा जाए, इसके प्रयास किए जाते थे। लेकिन मैकियावेली और इस युग में जो हमने देखा कि जो परिवर्तन आ रहा था वो आ रहा था कि परलोक के स्थान पर इस लोक में हम कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से रहें, इस पर विचार किया जाना चाहिए। देखते हैं कि मैकियावेली जहाँ का निवासी था इटली का, इटली उस दौरान कुछ संकटों से घिरा हुआ था। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इटली 5 भागों में विभक्त था। पीछे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेपल्स राज्य के रूप में, मिलान राज्य के रूप में, रोमन चर्च का एक क्षेत्र था, एक वेनिस गणराज्य था और एक फ्लोरेंस गणराज्य। ये 5 भागों में पूरा इटली विभक्त हो गया था। उनका मानना था कि अगर राष्ट्र को संगठित रखना, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो एक शक्तिशाली राजतंत्र की आवश्यकता है। जैसे हम राज शासन के स्वरूपों के अंतर देखते हैं कि राजतंत्र, लोकतंत्र और धनिक तंत्र, लेकिन यहाँ मैकियावेली अगर किसी पर विश्वास रखता है तो कहता है कि वो है राजतंत्र। और वो राजतंत्र भी कैसा, जो शक्तिशाली। मध्य युग में राजतंत्र था, लेकिन मध्य युग के राजतंत्र में अधिकांशतः हम देखते थे कि राजा उतने शक्तिशाली नहीं होते थे जिस शक्तिशाली की बात मैकियावेली यहाँ पर कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मध्य युग के अंदर इटली के समाज की जो दुर्दशा हुई थी, लोगों को नैतिकता का पतन हो गया था। लोग झूठे, कायर, मक्कार तरीके के होते चले जा रहे थे। धर्म और नैतिकता का सहारा लेकर के लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते थे। यहाँ पर मैकियावेली ने मानव संबंधी स्वभाव का भी अध्ययन किया और अध्ययन को आगे हम देखेंगे भी सही किस तरीके से उसने प्रस्तुत किया है। तो मैकियावेली यहाँ पर देखता है कि मानव स्वभाव के संदर्भ में मनुष्य अपने हितों को ध्यान में रख करके ही काम करता है। उसके लिए सबसे प्रथम चीज़ है उसके हित को वो ध्यान में रख करके ही आगे के विचार करता है। अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो जो प्रमुख विद्वान रहे हैं प्रोफेसर डनिंग के अनुसार कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। सेबाइन ने कहा है कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना अधिक कोई नहीं जानता था। वहीं जोन्स के अनुसार उसकी कृतियों में उसके युग की वास्तविक स्थिति के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। थैंक यू। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि हम मैकियावेली ने कौन कौन से विचारों को अपने ग्रंथ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है।